हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए का एफआर सब्जेक्ट से केस सिनेरियोस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। केस सिनेरियो 19। एफएफ लिमिटेड is into the manufacturing and retailing of FMCG products listed on stock exchange in India. The company and its one of the subsidiaries have entered into various transactions, the accounting of which needs to be analyzed in detail from the perspective of AS implications. You, being an Ind AS expert, CFO of the company, have appointed you to analyze the transaction based on the following details. चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जो फर्स्ट केस है वो है 116 बेस्ड लीज पे है। The company has entered into a lease agreement for its retail store as on 1st April X2 for a period of 10 years. 10 years का लीज है। A lease rental of 56,000 per annum is payable in arrears. Payable in arrears मतलब एंड ऑफ द ईयर पे करना है। एडवांस में डे वन पे नहीं पे करना है, साल खत्म होने के एंड पे करना है। द कंपनी रिकग्नाइज्ड लीज लाइबिलिटी ऑफ 351,613। तो ये ऑलरेडी उन्होंने लीज लाइबिलिटी हमें दे के रखा है 3,51,613 at inception using an incremental borrowing rate of 9.5% per annum as at 1st April X2। पहले यहां पे आते हैं डे वन पे लीज लाइबिलिटी का वैल्यू हमारे पास है 3,51,000। हम क्या करते हैं, डेफिनेटली सबको पता होगा, ये बेसिक स्टार्टिंग है कि हम जो भी लीज पेमेंट करने वाले हैं, हम 10 इयर्स तक जो भी पेमेंट करने वाले हैं 10 इयर्स तक, हम उस सब पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और वो जो प्रेजेंट वैल्यू होता है, लीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वो हम उसी फिगर पे आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली ये एक टाइप का हमने एसेट खरीदा ऑन क्रेडिट। तो 3,51,613 हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं एक बैलेंस शीट रेडी करूं तो यहां पे ये इस तरीके से दिखेगा कि मेरा जो आरओयू एसेट है वो ऑन डे वन आरओयू एसेट 3,51,613 दिखेगा, और लीज लाइबिलिटी 3,51,613 इस तरीके से दिखेगा। चलिए आगे जाते हैं। ये कौन सी रेट का है? ये है ऑन 1st April X2। 1st April X2 का फिगर है ये। As per the terms of the lease agreement, the lease rental shall be adjusted every 2 years to give effect of inflation। हर 2 साल में इन्फ्लेशन की वजह से जो लीज रेंट में चेंजेस आएगा वो हमें रिकॉर्ड करना है, वो हमें एडजस्ट करना है। इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स एज नोटिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी यूज टू डिराइव द लीज पेमेंट्स। फाइन, ये हमारे इनकम टैक्स में जो हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करते हैं वो लेना है। द इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स वॉज 280 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 301 for the financial year X4 X5। द करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 8% पर एनम। तो सबसे पहले ये कितने साल में चेंज हुआ है? ये 2-3 से लेके 4-5 मतलब 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल के बाद ये चेंज हुआ है। तो हमें पहले क्या करना है, और आगे का हमें करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट मतलब 2 साल के बाद का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट देके रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि 2 साल की, तब पहले तो 2 साल का अकाउंटिंग कर लेंगे, फिर हम आगे देखते हैं चेंजेस का। चलिए 2 साल का अकाउंटिंग। आरयू एसेट नॉर्मली हम 2 साल तक डेप्रिशिएट करेंगे, तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? एसेट का लाइफ 10 इयर्स है, तो ये डिवाइड बाय 10 होगा, विच मीन्स डेप्रिसिएशन 35,161 होगा 2 साल तक। और लीज लाइबिलिटी में हम क्या करेंगे, हम एमोटाइजेशन टेबल बनाएंगे। हम एमोटाइजेशन टेबल किस तरीके से करते हैं, जो ओपनिंग लाइबिलिटी है उस पर हम पहले इंटरेस्ट ऐड करते हैं, और जो पेमेंट है वो लेस कर देंगे। अब या तो टेबल हम हॉरिजॉन्टल वे में बनाए टेबल बना के, या हम बैलेंस शीट में भी कर सकते हैं, ऐड इंटरेस्ट और लेस पेमेंट। नॉर्मली ये हम किस तरीके से बनाते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ईयर ओपनिंग, फिर हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं उस पर जो ईआईआर के एज पर ईआईआर होगा, फिर जो पेमेंट है वो लेस करेंगे तो हमें क्लोजिंग मिलेगा। तो इस तरीके से 2 साल का करना है। तो या फिर हॉरिजॉन्टल वे में करो या वर्टिकल में करो। तो चलिए वर्टिकल में करते हैं। हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 9.5% पर एनम। तो 3,51,613 पे 9.5%, दैट इज 3,3403। और हम पेमेंट कितना करेंगे? 56,000 का हम पेमेंट करेंगे। तो एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस क्या बचेगा? 56,000 का पेमेंट
तो ये हो जाएगा 351,613 प्लस 33,403 माइनस 56,000, 3,29,016। सेकेंड ईयर सेम करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर हम पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट होगा 3,29,016 का, सेम 9.5%, तो वो आता है 31,257, और पेमेंट हमारा एज यूजुअल 56,000 होगा। तो ये हो गया 329 प्लस 31,257 माइनस 56,000, तो 3,04,273। चलिए 2 साल बाद ये हमारा बैलेंस बचा है, और एसेट का बैलेंस है 351,613 माइनस 351,601, 2,81,291, ये हमारा बैलेंस बचेगा। आई होप दिस इज ओके। आगे जाते हैं। अब 2 साल के बाद सबसे पहले तो हमारा रेंट चेंज होगा एज पर इन्फ्लेशन इंडेक्स। चलिए पहले वो फाइंड करते हैं। रेंट चेंज होगा तो उसका इन्फ्लेशन फैक्टर है 280 एंड 301। तो एज पर जब इन्फ्लेशन फैक्टर 280 था, हमारा रेंट था 56,000, और अब इन्फ्लेशन फैक्टर हो गया है 301। तो अब हमारा रेंट क्या होगा, 56,000 इंटू 301 डिवाइड बाई 280, तो ये हमें मिला 60,200। अब हमारा रेंट हो गया 60,200, तो इस रेट से हम पे करेंगे फॉर द रिमेनिंग 8 ईयर्स। चलिए रेंट तो मिल गया, अब हमें देखना है कि हमारा इस पोजीशन पे पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी क्या होगा, कौन से रेट से डिस्काउंटिंग होगा। तो हमें जो डिसाइड करना है वो है कि हम ओल्ड रेट से ही डिस्काउंटिंग करेंगे, ओल्ड ईआईआर से, या फिर आज हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 8% है तो हम उससे डिस्काउंट करेंगे। तो ये सोचना है 9.5 से करना है कि 8 से करना है, कौन सा रेट यूज होगा, ओल्ड रेट क्या न्यू रेट। तो इसके लिए बेसिकली मैं इंडेस के प्रोविजन बता देता हूँ। इंडेस 116 में प्रोविजन क्या है, हमें कब ओल्ड रेट लेना है और हमें कब न्यू रेट लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन इन सिनेरियो में हमें रिवाइज दैट इज न्यू रेट लेना होता है, और इन सिनेरियो में हमें ओरिजिनल रेट लेना होता है। तो ये कौन से सिनेरियो है, देखिए। पहला, इफ लीज पेमेंट्स आर अपडेटेड ड्यू टू रीअसेसमेंट ऑफ द लीज टर्म, रीअसेसमेंट ऑफ परचेज ऑप्शन, रिडक्शन इन लीज पेमेंट। मतलब देखो ये सिनेरियोज होंगे जहां पे हम हमारा लीज टर्म चेंज होगा। हमने सोचा था 5 साल का लीज होगा, लेकिन फिर पार्टी ने एक्सटेंशन ऑप्शन लिया और 8 ईयर्स कर दिया। या फिर परचेज ऑप्शन हमने सोचा था पार्टी नहीं करेगा और कर दिया उसने परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज। और या लीज पेमेंट रिडक्शन हो गया, कम हो गया। तो इन सिनेरियोज में हम रिवाइज दैट इज न्यू रेट लेंगे। लेकिन ये जो सिनेरियो यहाँ पे हम ओल्ड रेट लेंगे, ओरिजिनल रेट। चेंज इन आरबीजी, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, या जीआरबी हम बोलते हैं, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। या फिर पेमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स, पेमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स या फिर किसी रेट पे डिपेंडेंट है, तो हम ओल्ड रेट लेंगे। तो इस केस में ये वाला केस एप्लीकेबल है जहां पे हमारा पेमेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू इंडेक्स और रेट, ड्यू टू इंडेक्स और रेट। और तीसरा है वेरिएबिलिटी रिजॉल्व सो दे बिकम इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, जहां पे हमारा वेरिएबल रेंट है पर वो बाद में इन सब्सटेंस फिक्स हो जाता है। तो इस पे अभी डिस्कस नहीं करता हूं, मैं डिस्कस करता हूं इंडेक्स और रेट पे जो अपना एप्लीकेबल है करंट केस में। तो अगर हम ये देखेंगे ना, तो जो ओरिजिनल रेट कहाँ पे अप्लाई होता है, वो तब अप्लाई होता है, वो इन सिनारियो में अप्लाई होता है जब वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज होने वाला है। जैसे कि गारंटेड वैल्यू जो है, आरबीजी, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, वो हमेशा वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज होगा, क्योंकि हमें लेसी एक गारंटी देता है जो जरूरी नहीं उतना पेमेंट करना, आगे जाके चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो। या फिर इंडेक्स और रेट, ये तो हमें पहले से पता है कि चेंज होने ही वाला है। हमने 56,000 को लेके बेस लेके हमने 10 साल का पेमेंट फाइन किया था, पर हमें पता है कि इन्फ्लेशन तो चेंज होगा और अकॉर्डिंगली हमारा लीज रेंट भी चेंज होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा लॉजिक से बताऊं, तो ये राइट साइड में जो केसेस है, ये वो केसेस है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंजेस होंगे, और लेफ्ट में वो केसेस है जहां पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लीज रेंट चेंज नहीं होगा, हम ये सोच के करते हैं, या परचेज ऑप्शन पार्टी नहीं एक्सरसाइज करेगा। तो ये वो वाले केस है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इंडेक्स या रेट चेंज किया है, तो हम ओल्ड रेट ही लेंगे। तो चलिए अभी हम फाइंड करेंगे पीवी ऑफ रिवाइज्ड पेमेंट अंडर ओल्ड रेट, पीवी ऑफ रिवाइज्ड पेमेंट लेकिन ओल्ड रेट से। तो हमारा लीज रेंट था 60,200, तो हम इस 60,200 को प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग यूजिंग हमारा ओल्ड रेट। ये ध्यान रखना 9.5% फॉर 8 ईयर्स, 9.5% फॉर 8 ईयर्स। तो चलिए करते हैं।
1 डिवाइड बाई 1.905, 1 ईयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटल आया 5.43343 इंटू 60,200, तो ये हो गया 3,27,093। तो ये हमारा रिवाइज्ड पेमेंट है एज पर न्यू रीसेंट। लेकिन ध्यान रखना, हम रेट लेंगे ओल्ड रेट, ओल्ड ईआईआर ही लिया जाएगा, न्यू रेट नहीं लिया जाएगा। तो 3,27,093, तो ये जो है ये हो जाएगा 3,27,093। तो कितना चेंजेस आया, 3,04,273 से माइनस करो, हमारा रिवाइज पेमेंट चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 22,820 बैलेंसिंग। तो दिस इज इंक्रीज, ये हमारा इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी है। और वो जो इंक्रीज होता है, लीज लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, वो जाता है हमारे एसेट में। तो हमारा एसेट, आरओयू एसेट, इंक्रीज होता है 22,820 पे। और ये जो टोटल आएगा फिर रिवाइज डेप्रिसिएशन विल बी बेस्ड ऑन दिस प्लस 22,820। तो एसेट हो जाएगा 304,111 और हम इसे डिप्रिशिएट करेंगे 8 ईयर्स में। चलिए, तो यहाँ पे इससे कनेक्टेड क्वेश्चन क्या था, हाँ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ऑफ लीज अरेंजमेंट फॉर द रिटेल स्टोर। तो यहाँ हम देखेंगे तो इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी बाय 22,820, यस, ये हमारा अमाउंट आया था, विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन आरओयू एसेट। एक हम लीज लाइबिलिटी बढ़ाएंगे, दूसरा हम आरओयू एसेट बढ़ाएंगे। दैट्स इट, आई होप ये ओके है केस। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि हम कब ओल्ड रेट लेंगे और कब न्यू रेट लेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। फाइन, चलिए आगे जाते हैं, सेकंड सिनेरियो पे आते हैं। ये इंडिया 12 बेस्ड है, डीटीए डीटीएल। विकास रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, a subsidiary of the company, has suffered heavy losses in previous period. These losses are accumulated and eligible for set off. तो लॉसेस है, तो लॉसेस से हम क्या क्रिएट करते हैं नॉर्मली, अगर अकाउंट्स में, हमें सॉरी, अगर टैक्स में लॉसेस है तो हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम सबको पता है टैक्स में, डीटी में हम लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जब लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करोगे तो उसके वजह से हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्योंकि हम फ्यूचर के प्रॉफिट से लॉस को सेट ऑफ करेंगे तो हमें फ्यूचर में कम टैक्स भरना है। तो कम टैक्स भरना है तो आगे जाके बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आइडियली वी शुड क्रिएट डीटीए। आइडियली वी शुड क्रिएट डीटीए। अब आगे देखो, these losses are accumulated and eligible for set off from future taxable income while calculating tax liabilities for future period. However, there is no convincing evidence available which conveys that sufficient taxable profit will be available against which tax losses can be utilized. देखिए, अगर मेरे पास लॉसेस है तो उस लॉसेस से मुझे फायदा कब होगा, लाइक व्हेन आई विल बी एबल टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अगर फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाला है और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट मैं मेरे लॉसेस को सेट ऑफ करूं तो मुझे फायदा होगा ना, तो फ्यूचर में टैक्स कम भरना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में मैं लॉस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो फिर इस लॉस का क्या फायदा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देयर इज नो एविडेंस, नो कन्विंसिंग एविडेंस कि फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे। तो इन सब सिनेरियो हमें डीटीए क्रिएट नहीं करना है। हमारा इंडेस 12 क्या बोल रहा है कि डीटीए कब क्रिएट कर सकते हो, ओनली व्हेन यू एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा जिसके अगेंस्ट हम वो लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे। तो इससे कनेक्टेड सिनेरियो केस है हमारा सेकंड, व्हाट शैल बी द राइट अकाउंटिंग ऑफ टैक्स लॉसेस अक्यूमुलेटेड बाय कंपनी इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज डीटीए, वो राइट है। हमें दो चीजें करनी होती है, हमें एक तो डीटीए रिकॉर्ड नहीं करनी है और दूसरी दूसरी जो 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 डीटीए रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर भी देना होता है। तो देखिए, फर्स्ट एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज डिफर्ड टैक्स एसेट, नहीं, शैल रिकॉग्नाइज है तो ये गलत है। एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज, ओके, डिफर्ड टैक्स एसेट ऑन अक्यूमुलेटेड टैक्स लॉसेस, नॉर इट शैल डिस्क्लोज, ये रॉन्ग है, डिस्क्लोज करना होता है। एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज, ये ओके है, द डिफर्ड टैक्स एसेट ऑन अक्यूमुलेटेड लॉसेस, हाउएवर इट शैल डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस, ये राइट है, हमें डिस्क्लोज करना होता है कि हम क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इट शैल डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड टैक्स लॉसेस एंड पीरियड बाय व्हिच इट एक्सपायर्स। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट केस सिनेरियो, द कंपनी हैज आल्सो लॉन्च्ड द शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, ये एसबीपी है, 102 बेस्ड है, अंडर विच इट विल ग्रांट स्टार स्टॉक अप्रिसिएशन राइट टू द एम्प्लॉयज ऑफ इट्स सब्सिडरी। यहां पे क्या हो रहा है, होल्डिंग कंपनी सार्स ऑप्शन, सार्स मतलब जहां पे कंपनी कंपनी नॉर्मली अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, मतलब जितना स्टॉक अप्रिशिएट होगा उतना हम पैसा देते हैं एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे पेमेंट कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी। लेकिन एम्प्लॉयज किसके हैं, सब्सिडरी के एम्प्लॉयज है, सब्सिडरी के, सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहा है। देखिए क्लियरली लिखा है, एज पर द टर्म्स ऑफ द प्लान द कंपनी
will pay, that is parent will pay an amount as per SARS, which is the difference between the current stock price of the company and stock price of the company after 3 years. The amount will be paid by the company directly to those employees of the subsidiary who complete 3 years from the launch of the plan. फाइन। तो होल्डिंग कंपनी सार्स अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है, आई एम सॉरी, अपने एम्प्लॉयज को नहीं, अपने सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को दे रहा है। पेमेंट कौन करेगा? होल्डिंग कंपनी। एम्प्लॉयज किसके? सब्सिडरी के। विच मीन सर्विस किसको मिलेगा? सब्सिडरी को, पर पेमेंट कर रहा है होल्डिंग। तो इस पे ध्यान दो, इसके एंट्रीज कैसे होते हैं नॉर्मली। जनरली एंट्रीज क्या होता है कि अगर होल्डिंग कंपनी पे करेगा तो आगे जाके होल्डिंग कंपनी बोलेगा टू बैंक, होल्डिंग कंपनी बोलेगा टू बैंक, पर एम्प्लॉयज का सर्विस किसे मिल रहा है? वो तो सब्सिडरी को मिल रहा है। तो सब्सिडरी कंपनी एंट्री पास करेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस को डेबिट करेगा सब्सिडरी, क्योंकि सर्विस तो उसे मिल रहा है। तो इस केस में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कुछ बेनिफिट दिया है। होल्डिंग कंपनी, देखिए एक सिंपल लॉजिक समझिए। होल्डिंग यानी पेरेंट जब अपने एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट देता है, सॉरी सब्सिडरी को, पेरेंट जब अपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ बेनिफिट देगा तो उस केस में एंट्री क्या होता है, और सब्सिडरी जब होल्डिंग को देगा तो हम क्या मानते हैं। तो देखिए सिंपल लॉजिक है। होल्डिंग मतलब पेरेंट। तो पेरेंट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। पेरेंट जब अपने बच्चों पे खर्चा करता है, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट जब बच्चों पे खर्चा करते हैं तो वो क्या होता है, वो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है कि हम बच्चों पे खर्चा करते हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि मुझे आगे जाके बच्चे मेरा टेक केयर करेंगे और मुझे संभालेंगे। इन शॉर्ट वो एक इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया। लेकिन जब सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को कुछ बेनिफिट देगा, मतलब बच्चे जब पेरेंट को कुछ बेनिफिट देंगे, तो वो एक टाइप का डिविडेंड हो गया। डिविडेंड मतलब हमने जो इतने सालों से इन्वेस्ट किया बच्चों पे, तो अब बच्चे हमें फायदा दे रहे हैं, तो वो डिविडेंड हो गया। जस्ट एक सिंपल कॉमन लाइफ का एग्जांपल मैं रिपीट करता हूं, अभी रेलेवेंट होल्डिंग सब्सिडरी के पॉइंट से बोलता हूं। होल्डिंग अगर सब्सिडरी को कुछ फायदा देता है, फिर वो 102 में हो या फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो, कहीं पे भी हो, होल्डिंग सब्सिडरी को बेनिफिट देगा तो हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और सब्सिडरी होल्डिंग को बेनिफिट देगा तो हम उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट कौन किसको दे रहा है? तो होल्डिंग सब्सिडरी को दे रहा है, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ये बोलेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और सब्सिडरी के लिए वो हो जाता है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, बाय होल्डिंग कंपनी। आई होप ये ओके है। फिर से मैं बताता हूं, होल्डिंग अगर सब्सिडरी को कुछ बेनिफिट देता है तो होल्डिंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो जाता है, और अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेनिफिट देगा तो उसे वो डिविडेंड मानते हैं। देखो सब्सिडरी बेनिफिट दे रहा है तो वो डिविडेंड है। आई होप दिस इज ओके, ध्यान रखो ये। फाइन, आगे जाते हैं। तो इस केस में इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो पूछा गया है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम होल्डिंग के एंगल से देखेंगे तो होल्डिंग पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए ये लाइबिलिटी है, लेकिन सब्सिडरी को कोई पेमेंट नहीं करना है। ध्यान रखना, सब्सिडरी को पेमेंट नहीं करना है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट शैल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर अप्रिसिएशन राइट्स? तो पेरेंट एंड सब्सिडरी बोथ शैल अकाउंटेड एज इक्विटी सेटल्ड? बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए इक्विटी नहीं है। पेरेंट के लिए यह है, पेरेंट के लिए है लाइबिलिटी। पेरेंट शैल अकाउंटेड एज कैश सेटल्ड, यस राइट है, विद करस्पॉन्डिंग डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। एंड सब्सिडरी शैल अकाउंटेड एज इक्विटी सेटल्ड शेयर पेमेंट, इक्विटी सेटल्ड, तो राइट है सब्सिडरी के लिए। तो दिस इज द आंसर। सब्सिडरी के लिए ये इक्विटी है, और होल्डिंग कंपनी के लिए ये कैश सेटल्ड है, पैसे दे रहे हैं। आई होप दिस इज ओके। चलिए आगे जाते हैं। Next case, to ensure the availability of funds at the time of settlement of the scheme, the company purchases its own share from the open market. The company will sell these shares in the market after 3 years, when the company will be required to pay cash to the employees of the subsidiary. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? कंपनी खुद के शेयर परचेज कर रहा है, कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स। ये पेमेंट, ये जो होल्डिंग सब्सिडरी का हमने प्रीवियस सिनेरियो देखा, ये वाला सिनेरियो, उसके लिए होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा है? होल्डिंग ने अपने शेयर मार्केट से खरीद लिए, एंड इसे हम ट्रेजरी शेयर्स बोलते हैं। एज पर 109 ये होता है ट्रेजरी शेयर्स। खुद के शेयर से हम खरीद लेते हैं। द कंपनी विल सेल दीज शेयर्स इन द मार्केट आफ्टर 3 years, व्हेन द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू पे कैश। कंपनी 3 साल के बाद उसे बेच देगा। तो इसमें क्या होता है, जब कंपनी अपनी शेयर बाई करता है, ये बेसिकली बाई बैक है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बाई बैक है। कंपनी अपने शेयर ही बाई कर रहा है और मार्केट में इशू कर देगा, फिर मार्केट में बाद में बेच देगा। ये केस ये लिखा गया है। जनरली हमारे यहाँ पे एज पर कंपनीज लॉ होता नहीं है, हम जब शेयर बाई बैक करते हैं तो उसे हम
कैंसिल कर देते हैं, पर एज पर क्वेश्चन ये अलाउ है। चलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। कंपनी अपना शेयर बायबैक करेगा और 3 साल के बाद रीइश्यू करेगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसका अकाउंटिंग की, इसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इसके अकाउंटिंग के लिए क्या होगा, देखो कंपनी जब अपने शेयर बायबैक करेगा तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, पैसे जा रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा पे करेगा बायबैक के लिए वो लॉस है, वो लॉस है। और वो लॉस हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, या फिर कोई प्रॉफिट नहीं है तो रिटर्न अर्निंग से राइट ऑफ कर देंगे। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है। सपोज 10 रुपीज का शेयर मैं 25 रुपीज में खरीदता हूँ, तो 15 का लॉस होगा। तो इसका अकाउंटिंग क्या होगा, ये भी इक्विटी से लेस होगा और ये भी इक्विटी से लेस होगा, दोनों इक्विटी से लेस करेंगे। तो क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा गया है, द कंपनी शैल रिकॉग्नाइज द अमाउंट इन्वेस्टेड एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। नहीं, हम इसे एसेट नहीं बता सकते, हम इसे एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं बता सकते हैं। इसे हमें इक्विटी से माइनस करना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना होगा। द कंपनी शैल रिड्यूस द अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम इक्विटी, राइट है। एनी गेन अर्न्ड और लॉस इनकर्ड शैल आल्सो बी एडजस्टेड डायरेक्टली इन इक्विटी, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट केस पे आते हैं, लास्ट केस इसका। द कंपनी हैज इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 1 crore डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी के पास ऑलरेडी 10 लाख शेयर्स है। एज ऑन 1st June द कंपनी हैज इशूड 3,60,000 convertible warrants. Company has issued 3,60,000 convertible warrants. 6 warrants will be converted into one equity share. That means 3,60,000 warrants के सामने divide by 6, 6 warrants के सामने एक शेयर, which means 60,000 equity shares issue होंगे। 60,000 equity share, 6 warrants will be converted into one equity share at the end of 18 months from the issue date. Warrants will not be redeemed. Clearly लिखा गया है 6 warrants will be converted, ये कंपल्सरली कन्वर्टेबल है, कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। तो हमें इसका रूल देख लेते हैं। हमारे इंडेक्स में क्या लिखा गया है, इंडेक्स 33, ये इंडेक्स 33 बेस्ड है कि कौन से डेट से इंक्लूड होगा इन वेटेड एवरेज, हमें वो समझना है। तो ये कौन से डेट से होगा, ये लास्ट वाला सिनेरियो है, इश्यूड अपॉन द कन्वर्जन ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबल। जो मैंडेटरी कन्वर्टेबल कंपल्सरी कन्वर्टेबल है उसे हमें इंक्लूड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कन्वर्ट होगा तब से नहीं काउंट करना है उसे, जब कन्वर्ट होगा तब से नहीं काउंट करना है, कब से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे हमें तब से काउंट करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर हो रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं ऑन 1st June, हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। एज ऑन 1st June द कंपनी हैज इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हमने 1st June में इशू किया कन्वर्टेबल वारंट्स। ओके, तो हमें उस डेट से ही उसे इंक्लूड करना है। और हमारा ईयर एंडिंग क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइन, हम मार्च एंडिंग ही ले लेंगे। मार्च एंडिंग तो 1st June, तो हम कितने शेयर्स इंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने पूछा कितने शेयर्स हम इंक्लूड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड। तो हमारे पास 10 लाख शेयर्स है ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। हमें वेटेड एवरेज शेयर्स निकालना है, ये तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से है, तो इस पे 12/12 का वेट्स आएगा, इस पे 12/12 का वेट्स आएगा। और हम जो कन्वर्टेबल में 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं वो हम 1st June था आई थिंक, जस्ट एक बार डेट चेक कर लेता हूँ। यस 1st June, तो 1st June विच मीन्स 10 मंथ्स का वेट्स हो जाएगा, जून से लेके मार्च। तो इंटू 10/12 दैट इज, ये हो जाएगा 50,000। तो हम 10,50,000 शेयर्स काउंट करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो ऑप्शन देखते हैं। 10,50,000 शेयर शैल बी यूज्ड एज डिनोमिनेटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड, यस फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आई होप ये समझ गया होगा। इसमें यही देखना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट 1st June को किया है, फिर भले हमने शेयर इशू कब किया होगा, शेयर 18 मंथ्स के बाद इशू होने वाला है, पर वेटेड के लिए हम कब से काउंट करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया है। चलिए विद दिस आई स्टॉप द वीडियो, आगे के केस में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। चलिए बाय।